न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। एनडीएस का एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि इसके माध्यम से हमें स्वयं आदरणीय गुरुदेव से मुखातिब होने और विभिन्न न्याय प्रस्तावों को समझने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के पिछले 3 भागों का विषय मानव जीवन विकास रहा है, तो उसी कड़ी में आज प्रस्तुत है मानव जीवन विकास भाग 4। सभी मित्रों का स्वागत है। एमपी लाइव एनडीएस का एक कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे आयोजित होता है। इसका उद्देश्य न्याय का प्रचार ही है। जैसा कि हम लोग बात करते आए हैं कि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। न्याय के सभी भूखे प्यासे हैं, लेकिन न्याय का मतलब क्या है, न्याय का दायरा क्या है, किन किन बातों पर न्याय की आवश्यकता है, न्यायशील व्यवस्था कैसी होती है, इन तमाम बातों की जानकारी का ना होना ही मानव समाज में मूल समस्या है। मानव की मानवता न्याय बोध में ही पशुता से ऊपर उठने के लिए न्यायशील व्यवस्था अपनाई जाती है। जो मनुष्य न्यायप्रिय है वही मानव कहलाता है, जो न्यायप्रिय नहीं है वो पशुतुल्य ही है। क्योंकि जंगल में कोई भी न न्याय की मांग है, न न्याय का बोध है, न न्याय का व्यवहार है। जंगल के जितने भी कानून हैं वो सब न्याय से बहुत दूर होते हैं। न्यायशीलता के बिना कोई भी नियम नीति निर्णय, कोई भी विधान मंत्रणा न्याय कभी मानवीय हितों को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तो मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए न्यायशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग न्यायपूर्वक जिएं, न्यायपूर्वक चलें, न्यायपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करें। इसी में मानव समाज की और संपूर्ण मानवता की गरिमा प्रतिष्ठित होती है। न्याय प्रचार के उद्देश्य से ही न्याय धर्म सभा ये कार्यक्रम संचालित कर रही है। आप सभी लोग न्यायप्रिय बने, न्याय बोध की वृद्धि करें और जाने समझे गए न्याय को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। न्याय एक व्यवहारिक जीवन मूल्य है। न्याय एक सिद्धांत है, सत्यात्मक क्यों है ये सिद्धांत न्याय का, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि सत्य की जो अब तक की खोज है, संपूर्ण सत्य का ज्ञान विज्ञान ये कहता है कि सारा जगत एक ही ब्राह्मी ऊर्जा का सघन रूप है। ऊर्जा ही कंडेंस्ड फॉर्म में सब प्रकार के पदार्थ है, जिसमें सारी जड़ वस्तुएं, वृक्ष वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य, ये सब इस
भौतिक जगत में ऊर्जा के ही पुंज हैं, ऊर्जा के ही सघन रूप हैं। ऊर्जा अनेक प्रकार के अनुपातों में सघन होकर के स्थित है। उन्हीं से सभी पदार्थ अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। उस सघनता का जो पैमाना है वो प्रत्येक वस्तु का अलग अलग स्थिति में है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से परस्पर भिन्न दिखाई देती। इस भिन्नता के कारण आप सभी पारस्परिक दुराव के शिकार हो जाते हैं। कोई संबंधों की अनुभूति अज्ञानवश नहीं कर पाते तो दूसरों के हितों को हानि पहुंचाने लगते हैं। यहीं से अन्याय प्रारंभ होता है, न्याय का विलोपन हो जाता है। सत्य की खोज ये कहती है कि यदि एक जो है वही दूसरा है तो जो एक का हित हुआ वही दूसरे का हित होना चाहिए, उसी के समान दूसरे के साथ भी व्यवहार होना चाहिए। तो जो एक का हिताधिकार है वही दूसरे का भी उसी के समान हिताधिकार होना चाहिए। ये एक न्याय की बात हुई। अब ये न्याय केवल सम नहीं बल्कि औचित्यपूर्ण भी हो, जैसे कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन सब जो है पहली ही कक्षा में पढ़ेंगे या सब हर उम्र का बच्चा जो है वो सीधे 10वीं कक्षा में ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बल्कि वो जो जिस क्लास के योग्य है उस क्लास में उसको बैठने की अनुमति होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ लिख सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। शिक्षा ही आपके मनुष्यत्व का विकास करती है। मानवता मन के विकास से ही आपको प्राप्त होती है। मानसिक विकास यदि हुआ तो आप मानव बने, और अगर मानसिक विकास आप नहीं कर पाए ठीक से तो आप मानव नहीं बन पाते, मानवीय गरिमा को प्राप्त नहीं हो पाते। सीधा सा सिद्धांत है कि मानव जीवन की समग्र विकास यात्रा उसके प्रयत्नों पर निर्भर है, लेकिन समुचित व्यवस्था यदि सुलभ हो तब प्रयत्न, व्यक्तिगत प्रयत्न के साथ साथ व्यवस्थागत सभी प्रकार के अवसर और सुविधाएं सुलभ होने पर ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगर आप विकसित नहीं हुए तो न्याय अन्याय का बोध भी आपको नहीं होगा। उचित अनुचित, हित अहित, इन बातों का बोध होने के लिए आपको अपने मानसिक विकास तक जाना होगा। और मनुष्य का मानसिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मानवीय व्यक्तित्व में जैसा हमने बताया कि उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 उसका मानवीय अंतःकरण है जो भाषा, गणित, संज्ञान के द्वारा विकसित होता है। दर्शन इसके अहंकार का परिष्कार करता है। यदि भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन न पढ़ाए जाएं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परिष्कृत नहीं होगा, वो पशु तुल्य रह जाएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि वो सत असत, उचित अनुचित, हित अहित, भला बुरा, शुभ अशुभ का विचार नहीं कर पाएगा, खाद्य अखाद्य का बोध नहीं कर पाएगा, भक्षा भक्ष कुछ भी खा पी कर बीमार पड़ेगा, व्यवहार है अव्यवहार है, कोई भी व्यवहार करके अनेक प्रकार के अपराधों में फंसेगा, संघर्षों में फंसेगा,
कि दूसरे को हानि पहुंचाएगा, फिर दूसरे लोग चिढ़कर इसको हानि पहुंचाएंगे। आज का जो शोषक है वो कल का शोषित बनता है। पुराने जमाने के कई राजा लोग आजकल जमादार बने फिर रहे हैं, क्योंकि जिन राजाओं को कोई पड़ोसी राजा हरा देता था, उनको गुलाम बना लेता था, तो गुलाम बनाने के बाद उनको कोई जाहिर है कि राजपद तो देगा नहीं, तो उनको सीधे जमींदार से जमादार बना देता था। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्याय की जरूरत भले बुरे सबको है। आज का जो सर्वशक्तिमान कोई गुंडा है, बदमाश है, एक छोटी सी बीमारी की जकड़ में आ जाने पर त्राहिमाम कर उठता है। गली गली की ठोकर खाने को विवश हो जाता है। तो अगर आप ठीक से देखें तो इस दुनिया में कोई भी चाहे कितना शक्तिशाली बनता हो, यदि वो सत्य का उपासक नहीं है, सार्वजनिकता का उपासक नहीं है, सर्वहितकारिता का उपासक नहीं है, तो वह निश्चित रूप से आगे चलकर ठोकरें खाता है। और आज जो कुछ वो किसी के साथ कर रहा है, कल उसके साथ उसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। आज का जमींदार कल का जमादार है, आज का जमादार जो है वो कल का जमींदार भी हो सकता है, और ऐसा तमाम उदाहरण है, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े महाराणा प्रतापों को घास की रोटी खानी पड़ जाती है। अगर वो प्रजा के साथ न्याय किए होते तो जब कोई भी उस राज्य पर हमला करेगा तो सारी प्रजा राजा के साथ खड़ी हो जाएगी। राजा को छिप छिप के यहां वहां घास की रोटी नहीं खानी पड़ेगी। जब कोई बाहरी हमला होता है प्रजा शांत हो जाती है, क्योंकि प्रजा का हित इसने कभी किया ही नहीं, न्यायपूर्वक जिया ही नहीं। प्रजा को आपने गुलाम बनाया। जब अंग्रेज आए तो प्रजा साइलेंट हो गई और राजा लोग पिट गए। फिर मुगलों का देखें उदाहरण, उनसे पहले मुगलों का हमला हुआ हिंदुओं के साम्राज्य पर। वो वहां से ज्यादा खूंखार और खतरनाक होके आए, ज्यादा चालाक बन के आए, और उन्होंने अपनी चालाकी से या अपनी खूंखारता से इनको तहस नहस कर दिया, और हर मूर्ति तोड़ डाली गई, हर मंदिर तोड़ दिया गया, हर चीजें तहस नहस कर दी गई, बहुतों को गुलाम बनाया गया, और बहुतों को कन्वर्ट कर दिया गया। ईसाइयों का शासन हुआ तो बहुत सारे लोगों को ईसाई बना दिया गया, मुस्लिमों का शासन हुआ तो बहुत सारे लोगों को मुसलमान बना दिया गया। जिसका भी शासन हुआ उसने आपको लगातार अपने सुर ताल में कन्वर्ट किया, अपने कल्चर का टोपा उसने आपको पहनाया। सभ्यता जिसके हाथ में चली जाएगी, व्यवहारिक सभ्यता जिसके हाथ में चली जाएगी, तो चारित्रिक जो संस्कृति है उसी की थुप जाएगी आपके ऊपर। वो बुर्का पहनता है तुमको बुर्का पहना देगा, वो दाढ़ी रखता है तो तुमको दाढ़ी रख देगा, वो मूंछ कटाता है तो तुम्हारे मूंछ कटवा देगा, वो चोटी रखता है तो तुमको चोटी रखवा देगा। तुम्हारी कल्चर को ये अपने रंग में रंग देता है। जिसका भी साम्राज्य, और बहुत दिनों तक अगर साम्राज्य उसी का बना रहेगा तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा कि उसके कल्चर से बच सके। अंग्रेजियों का शासन हुआ, आज तक आप अंग्रेजी में अपने को बहादुर समझ रहे हैं, और अंग्रेजी बोलने में आप शान और शौकत समझ रहे हैं। क्यों? आपको जो गुलाम बनाता है उसको आप महान समझते ही हैं, क्योंकि महान नहीं होता तो आपको गुलाम कैसे बनाता।
तो उनकी शान और शौकत, उनकी महिमा और गरिमा और आपको लालायित करती है, आकर्षित करती है, और आप उनकी भाषा बोलकर अपने को धन्य मानते हैं। ये मालिकों की भाषा, इसलिए इसको बोलने वाला थोड़ा सा अधिक स्वाभिमानी हुआ। सही भाषा क्या होनी चाहिए, इस पर आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। न्याय धर्म सभा कह रही है कि नहीं, सही और गलत के आधार पर भाषा का चुनाव करो, मेरी और तेरी भाषा के आधार पर नहीं, पुरानी और नई और भाषा के आधार पर नहीं कि कोई पुरानी भाषा इसलिए उसको बोलना है, कोई नई भाषा इसलिए उसको बोलना नहीं, नई पुरानी का सवाल नहीं। सही और गलत, जो भाषा सत्यानुकूल हो, ज्ञान विज्ञान सम्मत हो, उस भाषा को पढ़ना चाहिए, और जिस भाषा को ज्ञान विज्ञान सम्मत नहीं कहा जा सकता उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कल्चर जो भी ज्ञान विज्ञान सम्मत है, आप उसको अपना सकते हैं। जो जितनी अधिक सात्विक हो आप उसे अपना सकते हैं, जो जितनी अधिक तामसिक है उससे दूर हटिए। होता सब उल्टा है। अन्याय पारस्परिक आप करते हैं, जो आज का जो सबल है वो अपने अबल पर अन्याय करता है, तो कल को जब अबल जो है आज गुलाम बना हुआ, गरीब बना हुआ, तबाह बना हुआ, वो जब कल को सबल होगा तो उसके हाथ में लाठी आएगी और भैंस को ले जाएगा, क्योंकि न्याय नहीं है समाज में। तो आज का अबल कल का सबल कभी भी हो सकता है। और आज का सबल आगे चल के अबल कभी सिद्ध हो सकता है। कहीं हम पढ़ रहे थे कि मुगल वंश के बहुत सारे लोग, कोई जो है वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई मुगल राजवंश में कभी रहने वाले बाद में तबाह हुए। कई हिंदू बड़े बड़े जमींदार गोते खाए पड़े, सारी जमीनें बिक गई, क्योंकि काम करना तो जानते नहीं थे, शिकार करना जानते थे, और प्रजा का शिकार करने वाले अवसर जो हैं वो अगर उनके सामने समाप्त हो गए तो फिर जमीन बेच बेच के खाना पड़ा। गुलाम कोई बनने के लिए तैयार नहीं जमीन पर, तो करोगे क्या, जमीन को फिर बेचोगे। तो जमीन बेच बेच के कुछ दिन खाओ, फिर जब जमीन खत्म हो जाएगी तो फिर तुम कहीं ना कहीं तुम गुलामी की ओर, मजदूरी की ओर, नौकरी की ओर कदम बढ़ाओ। तो पुराने जमींदार सब अब नौकरी ढूंढ रहे होंगे। मिल्कियत अगर खो गई तो नौकरी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मालिक बन नहीं सकते, या आपकी जो मालिकपना था वो नष्ट हो गया। मालिक तो सिर्फ एक ही चीज का होता है इस दुनिया में, वो है रिसोर्स। द पर्सन हु कैप्चर्स द कैपिटल, he is completely proved मालिक। फैक्ट्री का जो मालिक है, ओनर है, वो फैक्ट्री की जो रिसोर्सेस हैं उनको कैप्चर किए हुए, इसलिए मालिक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। रिसोर्सेस आर बीइंग कैप्चर्ड बाय सबल, जिसकी लाठी। रिसोर्स भैंस है, उसकी भैंस। हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती जा रही। समाज में आज 5%, 1 से 5% आदमी के पास हर चीज कैप्चर होती चली जा रही। हर रिसोर्स उनके हाथ में सेंट्रलाइज होता चला जा रहा है। कारण व्यवस्था ऐसी अपनाई गई है राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर, इस ढंग की नीतियां हैं आर्थिक, कि वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ 1 से 5% जो सबल वर्ग है उसकी तरफ सब खींच के चला जाएगा, और बाकी सब अपने आप मजदूर, नौकर, गुलाम, दास, स्लेव बनने को विवश होंगे।
अब उसमें आप कोई माओवादी बन के क्रांति करता है, तो कोई जो है गांधीवादी बन के क्रांति कर रहा है, कोई सुभाषवादी बन के क्रांति कर रहा है, कोई भगत सिंहवादी बन के क्रांति कर रहा है, कोई लोहियावादी बन के कर रहा है, कोई समाजवादी बन के कर रहा, कोई साम्यवादी बन के कर रहा, तो कोई पूंजीवादी भी कई चिंतक हैं सोच रहे हैं पूंजीवाद से न्याय आ जाएगा, दूसरों के द्वारा जिसे घसीट लिया गया हो उसको अब वो घसीट लेगा तो इससे न्याय हो जाएगा। नहीं, एक डाकू के द्वारा दूसरे डाकू की कोई चीज लूट लेने से न्याय नहीं हो जाता, बल्कि शिफ्टिंग ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्स होता है कि एक डाकू से दूसरे डाकू के पास तो वो चीज शिफ्ट हो गई है, न्याय नहीं हुआ है। अन्याय का बिल्ला बदला है, अन्याय का लेबल बदल गया है भाई, चल रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि आप लोग समय पर समझदार शिक्षित हो जाइए और अपने हित और अहित को पहचानना सीखिए। जब तक आप अपने हितों और अहितों को नहीं पहचानते हैं तो आप किसी न किसी के गुलाम रहेंगे, और जो गुलाम है वो गरीब है, जो गरीब है वो गुलाम है। यही बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब रिसोर्स जिसके पास नहीं है वही गरीब है, गुलाम है, नौकर है, मजदूर है। रिसोर्स जिसके पास है वो मजदूरी क्यों करेगा? और इसीलिए जो चालाक वर्ग है 1 से 5% वो क्या करता है कि आपके रिसोर्स वो गायब करता है। सबसे पहला रिसोर्स है भूमि, तो वो आपकी कृषि भूमि को आपसे जुदा करने के सारे विधेयक लेके आता है, जैसे कि अभी सरकार लेके आई है। केन प्रकार आपके धीरे धीरे नीचे से जमीन खिसक जाए। हम कह रहे हैं कि लोगों को एमएसपी नहीं, 5 एकड़ जमीन एमएलएल दो, मिनिमम लैंड लिमिट तक सबको, हर किसान को प्रति परिवार की दर से, वो पति पत्नी उनके नाबालिग बच्चों को एक परिवार मान करके प्रति परिवार एक किसान माने प्रत्येक किसान परिवार को 5 एकड़ तक भूमि, डेवलप्ड भूमि जिसमें सिंचाई का साधन हो, चाहे नहर की व्यवस्था हो, चाहे पंप लगा हो, ये सब लगा के सरकार को देना चाहिए। सड़कें बना के, जुताई सिंचाई की व्यवस्था करा के, मार्केट की व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत में देके, और उनको सारे नियम बाकी कृषि के समाप्त करो। एक ही नियम इतना पर्याप्त है कि प्रत्येक किसान को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब उसमें से जो भी उत्पादन होगा उसका 3/3 राजस्व सरकार प्राप्त करे और उसके बदले में किसान को 4 सेवाएं दे। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके युवाओं को रोजगार, उनके बस्ती को या घर को सड़क, पानी, बिजली, आवासीय भूखंड भी दे, और संभव हो तो 1-2 कमरा भी बना के दे, एकोमोडेशन प्रदान करे। और चौथा, उनको चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग आदि की व्यवस्था दे, पेंशन और आश्रय जैसी सेवाएं प्रदान करें। आप इसे देखिए, यदि ये 4 सेवाएं सरकार किसान को देती है, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, 4 सेवाएं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, चारों ये निःशुल्क सेवाएं सरकार दे, और इन सेवाओं का संचालन करने के लिए उससे 3/3 राजस्व की प्राप्ति करे कि जो कुछ भी उत्पादन होता है, संसाधन पर कोई टैक्स नहीं, संसाधन पर टैक्स आपको गुलाम बनाने के लिए लगाया जाता है, ताकि संसाधन आपके छीन लिए जाएं टैक्स के नाम से। क्योंकि संसाधन, जैसे दुकान पर टैक्स लगा दिया गया, अब दुकान घाटे में हो चाहे फायदे में हो, आपको टैक्स
पे करना पड़ेगा। जमीन पर लगान लगा दिया, अब जमीन में कुछ उत्पादन हो ना हो, लगान आपको जमा करना पड़ेगा। सिंचाई पर शुल्क लगा दिया गया, सिंचाई में कुछ उगे या ना उगे, पाला पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उसका बिल भरना है। बिजली का बिल भरना है, दूसरे कामों का बिल भरना है। तो ये सभी चीजें वास्तव में बड़ी अवैज्ञानिक है। संसाधन पर टैक्स लगा दिया गया है तो संसाधन आज नहीं कल समाप्त होकर रहेगा। किसी भी फैक्ट्री पर टैक्स लगाने का मतलब है फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। फैक्ट्री के उत्पादन पर टैक्स लग सकता है। उत्पादन जो भी उससे आय होती है उसका 1/3 सरकार के पास जानी चाहिए। जो जिस किसी भी क्षेत्र से कोई भी उत्पादन अथवा आय होती है उसका 1/3 सरकार के पास जाना चाहिए, और वो 1/3 तृतीयांशी राजस्व ही न्यायोचित राजस्व है, रेवेन्यू है, गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट फिस्क में केवल इतना ही राजस्व लिया जा सकता है जिसे तृतीयांशी कहते हैं, 1/3। किसी भी आय का 1/3 उनके पास राजस्व जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी उत्पादन जो भी हो, खेत से जो भी इनकम हो रही है, आय हो रही है, वो आय का तीसरा हिस्सा सरकार के पास जाना चाहिए। आपने एक किसान ने किसी खेत में गेहूं लगाया, उसमें 3 कुंतल गेहूं हुआ, तो उसमें 1 कुंतल जो उसमें श्रम के रूप में काम कर रहे हैं, श्रमिक के रूप में 1 कुंतल उसके खाते में, दूसरा कुंतल जो जमीन की मिल्कियत का, कि जो भी उसमें पूंजी या जो खर्च लगा रहा है, जमीन वगैरह और भी यंत्र उपकरण ट्रैक्टर सब यूज कर रहा है, तो दूसरा उसको कहें कैपिटल पर, और तीसरा पोर्शन जो है वो होता है सरकारी, राजकीय, राजकोषीय, तो राजकोष में जाएगा। तो 1 कुंतल श्रमिक के पक्ष में, 1 कुंतल कैपिटल के पक्ष में, और तीसरा जो कुंतल है वो कहां, राजस्व के पक्ष में। तो इस तरह से उसको राजस्व लेकर के सरकार ये अगर चारों सेवाएं जनता को प्रदान करे, तो चारों सेवाएं कौन सी, शिक्षा सेवा, रोजगार सेवा, आवासीय सेवा, मन सुविधाएं, आवासीय, भूखंड, सड़क, बिजली, पानी, बस्ती की सेवाएं, चौथा चिकित्सकीय सेवा, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी सेवाएं ये प्रदान करें, मोटी मोटी संरक्षण सेवाओं से करें। तो ये 4 सेवाएं निःशुल्क रूप से जनता को मिलनी चाहिए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, ये निःशुल्क होनी चाहिए, और किसी भी उत्पादन का तृतीयांश उसके पास सरकार के पास जमा होना चाहिए। इसकी रिकवरी का भी तरीका बड़ा सरल हो सकता है कि जो भी कोई आर्थिक कहीं भी लेन देन होता है बैंक के थ्रू हो, या नियम बना दिया जाए, हर क्रय विक्रय, हर आदान प्रदान बैंक के थ्रू होगा, चाहे वो वस्तु का हो और चाहे धन का हो। तो काइंड, कैश एंड काइंड दोनों का आपकी बैंक पासबुक में कॉलम होना चाहिए, और उसमें से कोई चीज प्राप्त हुई, सब डेबिट क्रेडिट, वस्तुओं का भी और मुद्राओं का भी, चाहे वो वस्तुगत लेन देन हो चाहे वो मुद्रागत लेन देन हो, दोनों का बैंक के माध्यम से आदान प्रदान अनिवार्य कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो कुछ भी उसमें जिस वैल्यू का ट्रांसफर होगा या किसी के पास जाएगा, तो उस आवक राशि पर अगर आप 1% भी लगा दें डिडक्शन, तो राजकोष पूरा, अनुमान यह है कि वो 33% से ज्यादा ही प्राप्त हो जाएगा सरकार को। तो जितने भी अमाउंट से वो तृतीयांश राजस्व सिद्ध हो जाता हो, उतना प्रतिशत इसमें लगा दें,
ऑन इनकमिंग अमाउंट, इनकमिंग कोई कैश एंड काइंड जो भी है उसका अगर 1% आपके बैंक से कटता है केवल हमेशा, ना तो कोई जांच की जरूरत है, ना कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, ना इनकम बताने की जरूरत हो, बैंक में जो भी पैसा आता है उतना कट जाया करेगा। आप जाइए अपना काम कीजिए, कुछ भी किसी को नहीं करना है। बैंक में दर्ज कोई चीज ना होने पर वो सब इलीगल मानी जाएगी। चाहे आप पेन ही घर में ले आए, अगर गिफ्ट भी देते हैं किसी को तो उसमें बैंक में लिखा होना चाहिए कि 1 पेन has been gifted to somebody, एक पेन किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार स्वरूप दिया गया, इस तरह से उसके खाते में दर्ज रहेगा। तो ये डिडक्शन की थ्योरी के द्वारा आप बहुत आसानी से अपना राजस्व रिकवर कर सकते हैं और सरकार से राजकोष में जमा कर सकती है। और इसमें कोई भी टैक्स रिकवरी ना ऑफिस होना चाहिए, ना ही इनकम टैक्स विभाग, ना सेल्स टैक्स विभाग, ना किसी विभाग की जरूरत ही नहीं। हजारों करोड़ का फालतू खर्चा और सफेद हाथी सब बैठे हुए हैं और अनावश्यक धूप से नहा रहे हैं। तो उनको सबको दूसरे कामों में लगाया जाए, प्रजा की सेवा के दूसरे भी तमाम कार्य, शिक्षा देना, रोजगार देना, सुविधा देना, संरक्षण देना, ये तमाम चीजों में उनको लगाया जाए। वही सैलरी उधर अच्छा काम करके देगी, सड़क बनाने में वो सब कर्मचारी लगेंगे, मार्केट बनाएंगे, स्वच्छता करेंगे, झाड़ू सब साफ रहेगा, सब सुंदर सुंदर पार्क, वही सब कर्मचारी उधर ड्यूटी में लगा दीजिए, सैलरी उनको दी जाए। सैलरी इसलिए देते रहे क्योंकि राजस्व तो बहुत तगड़ा आना ही है, तो उसके कहाँ जाओगे। तो 50% टोटल राजस्व का 50% सभी कर्मचारियों को समान वेतन के रूप में, और शेष जो 50% है उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल के कर्मचारियों का वेतन और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बिल्डिंग, फर्नीचर, बिजली, कंप्यूटर, यंत्र, उपकरण, साज सज्जा, पठन पाठन सामग्री, ऑफिशियल चीजें, इस सभी प्रकार के 50% ये पूरा विद्यालय के संरचनात्मक ढांचे को निर्मित करने, बनाए रखने, मेंटेनेंस करने आदि पर व्यय किया जाना चाहिए 50%। और 50% जो है ऐसे हॉस्पिटल का ले लें, जैसे स्कूल का, इसी तरह हॉस्पिटल का, इसी तरह दूसरे, उसमें जो स्टाफ होता है उसको 50%, टोटल अमाउंट का 50% उसको सैलरी के रूप में बांट दें, और टोटल कर्मचारियों की संख्या से इस अमाउंट को अगर भाग दे दें तो प्रति कर्मचारी इक्वल सैलरी का वितरण हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें हैं तो सरल ही, फालतू के हजारों करोड़ रुपए अनावश्यक डिपार्टमेंट सरकारी खुले हुए हैं, जैसे कि बैंक की जरूरत नहीं है, बैंक एक ऐप ही पर्याप्त है और उसमें किसी कर्मचारी को रखने की जरूरत नहीं, कोई दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं। अनावश्यक हजारों करोड़ रुपए का व्यय है इस पर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जनता खुद ऑपरेट कर, अपना लेन देन सब खुद कर लिया करेंगे, काहे परेशान है। पूरे दुकानदार अपने सारे दुकान में ऐप खोलेगा, उसमें से डेबिट क्रेडिट करता रहेगा और ऐप के थ्रू ही वो मेंटेन रहेगा। जरूरत ही नहीं अलग से कोई काम करने की। बैंक फालतू है, हमने सभी बैंकों को बंद करने का प्रस्ताव दिया हुआ है। पोस्ट ऑफिस फालतू है, पोस्ट ऑफिस की कोई जरूरत, ईमेल प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर दिया जाए, जिसको जो अपना चिट्ठी पत्री भेजना उसी के थ्रू करो। जहां तक पार्सल का सवाल है, उसको पोस्ट ऑफिस से भेजने की क्या आवश्यकता है। पार्सल के लिए तमाम परिवहन के पार्सल घर बने हुए, बस के माध्यम से जा रहा है और ट्रेनों के माध्यम से जा रहा है, हवाई जहाजों के माध्यम से जा रहा है। तो हु इज द पोस्ट ऑफिस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ए पोस्ट ऑफिस? देयर इज नो नीड, बट they are running it because they just want to गड़बड़ घोटाला, कोई हेरा फेरी, कोई ऐसा गड़बड़ घोटाला लगातार करते रहें कि ये सब आड़े रहती हैं, इनकी आड़ों में तमाम प्रकार की चीजें चलती हैं।
नहीं तो पूरी दुनिया में आज जरूरत क्या है? पोस्ट ऑफिस की कहाँ जरूरत है? देयर इज नो नीड ऑफ पोस्ट ऑफिस, देयर इज नो नीड ऑफ बैंक, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्री ऑफिस, टैक्स ऑफिस। कहाँ जरूरत है सेल्स टैक्स ऑफिस की? कहाँ जरूरत है सेल्स टैक्स कर्मचारी की, सेल्स टैक्स ऑफिसर की? देयर इज नो नीड ऑफ सेल्स टैक्स। व्हाट इज द सेल्स एंड व्हाट इज द टैक्स? अरे अमाउंट गोज, अमाउंट कम्स, there is no sales for the purpose of tax collection. What is the sales and sales tax? What does it mean? हरे किसी की कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम में सरकार को तृतीयांश, क्योंकि सरकार की तीसरी भूमिका हर उत्पादन पर है, हर इनकम पर सरकार की तीसरी भूमिका है। किसी भी उत्पादन के लिए चाहे 1 रुपए का कोई उत्पादन हो, उसमें 3 चीजें लगती हैं, श्रम, पूंजी, सुविधाएं। सुविधाएं सरकारी होती हैं, फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज जो हैं सरकारी होती हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, तान, सब जितने सब सरकारी। तो सरकार की सर्वत्र भूमिका है हर उत्पादन में, तो इसीलिए तीसरी भूमिका होने के कारण उसको तृतीयांश का अधिकार बनता है न्यायोचित। और तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक को भी हटाओगे उत्पादन रुक जाएगा, नहीं होगा। दैट इज वाई त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था ही एकमात्र वास्तविक अर्थव्यवस्था है। त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी भी उत्पादन के तीन ही साधन होते हैं, श्रम, पूंजी, सुविधा, और 3 ही मालिक होते हैं उस उत्पादन के, श्रमिक, पूंजीपति, सरकार। तो जो भी उत्पादन होगा उसे 3 मालिकों में समान रूप से बांट दो, उनकी लागत उनको दे दो, और जो लाभ बचता है उसको भी 3 भाग में बांट दो। तीनों की लागत दे दो और तीनों का जो बचा हुआ है लाभ हानि जो भी होता है उसे 3 भाग में बांट दो। ये न्यायोचित सभ्यता है। लेकिन आप सब जाने कितने दिनों से खुराफात कर रहे हैं, सिर्फ गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ झाला, हेरा फेरी, दांव पेंच, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, ये कर क्या रहे हो? छोटी छोटी बातें बिल्कुल साफ है, सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रजा को आप अशिक्षित रखते हो तो वो कोई ये सब सहज सरल बातों को समझ नहीं पाती। आप जटिल से जटिल हर व्यवस्था बना के उसे परोस देते हो। और जटिल क्यों बनाते थे? ताकि उसमें उलझा रहे, कभी समझे ना कुछ, और उसको हमेशा लूटते रहे, उसके हितों को लूटते रहे, उसके धन को लूटते रहे, उसके परिश्रम को लूटते रहे, उसकी ऐसी तैसी करें, उसके भाग्य को लूटते रहे, उसके भाग्य को मिटाते रहे, बर्बाद करते रहे, उसके भाग्य पर चढ़कर सवार होकर नंगा नाच करते रहे, तांडव नर्तन, शैतानी चरखा। तो आप समझ सकते हैं कि ये नीचे के जो 95 से 99% लोग विगत कई हजार वर्षों से गुलाम, वो 1 से 5% जो चालाक, धूर्त या धूर्तता के बल से वो सबल बना हुआ है, वो बाकी सबके हिताधिकारों को लूट रहा है। किसान को भूमि नहीं, किसान को संसाधन नहीं, वणिक को संसाधन नहीं, राज कर्मचारी को वेतन नहीं, नेतृत्वकर्ता को भत्ता नहीं। नेतृत्व जो करने के योग्य है उसका टेस्ट लिया जाए और नेता घोषित कर दिए जाएं, और जितने भी नेता घोषित हो जाएं टेस्ट के बाद, उनको सबको चुनाव हारे, लड़े, जीते, ना लड़े, कोई मतलब नहीं, उनको भत्ता मिलना चाहिए नेतृत्व का। चुनाव में हारेंगे कि जीतेंगे इसका क्या मतलब है? हार जाएंगे तो क्या खाना नहीं खाएंगे घर में? तो चुनाव कोई भी हारे या जीते उसको भत्ता मिलना चाहिए था। आप अगर पिछड़े रह जाते हैं तो इन सब बातों को नहीं समझ पाते। वास्तव में 4 संसाधन हमने पीछे भी चर्चा की थी। कृषि संसाधन, वाणिज्य संसाधन, राज्य संसाधन, और एक है नेतृत्व के अंतर्गत भी एक संसाधन, नेतृत्व भत्ता की प्राप्ति होती है। तो ये 4 प्रकार के कोष हैं, कृषि कोष, वाणिज्य कोष, राज्य कोष, और एक चौथा नेतृत्व करने वालों के पास समाज का कोष होता है। जितने सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सबका एक जो तमाम प्रकार के दान, दक्षिणा और चंदा, चढ़ोतरी, उपहार, गिफ्ट जो सब मिलता है, ये सब भी एक रिसोर्स है एक्चुअली।
तमाम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों में इस रिसोर्स की भरमार है। बहुत बड़े पैमाने पर इसमें संसाधन भरा पड़ा है, बहुत धन आता है। अब उसको, वो भी एक चीज है, उसमें से लोगों को नेतृत्व भत्ता मिलना चाहिए। ऐसे जो भी सामाजिक संगठन बनते हैं उनको इस स्तर के, जो एसक्यू स्तर के हैं, नेतृत्वकर्ता स्तर के हैं, उनको सबको सामाजिक संगठन बनाने चलाने का अधिकार होना चाहिए, और उस कोष से वो अपना नेतृत्व भत्ता प्राप्त किया करें। और नेतृत्व भत्ते की एक लिमिट होनी चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन की जो एक औसत मध्यम स्तरीय जो सीमा तय होती है, वही सीमा इनके लिए भी नेतृत्व भत्ते की होनी चाहिए कि इतना तक आप भरपाई कर सकते हो, उससे कम अगर आप खर्च करते हैं तो उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे कम हो सकता है, वो मैक्सिमम लिमिट है। अब इससे क्या होगा कि देखो, कृषि कोष, वाणिज्य कोष, राज्य कोष, समाज कोष, ये 4 प्रकार के कोष होते हैं, और 4 प्रकार के कोषों में संपत्तियां होती हैं इन क्षेत्रों में। अब उन चारों संपदाओं को क्रमशः यदि पात्रता अनुसार वितरण कर लिया जाए तो समाज के सारे कष्ट, सारी गरीबी, सारी भूखमरी, सारी तबाही, सारी बेरोजगारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। न्याय धर्म सभा ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों रूपों से इस कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। आपको सबसे पहली बात होती है कि आपके पास ये वितरण क्यों नहीं पहुंचता रिसोर्स का। ये 1 से 5% आदमी के पास ये चारों रिसोर्स क्यों सेंट्रलाइज्ड हैं, कभी सोच के बताओ। 95 से 99% तक पूरा इतिहास गवाह है, हजारों साल का, 1-2 साल का नहीं, दसों हजार साल का इतिहास गवाह है कि सारे रिसोर्स चंद लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है। उनकी संख्या दसों हजार साल से 1 से 5%। आज भी शिक्षित आदमी, शिक्षा भी इसीलिए वो 1 से 5% आदमी के बीच में सेंट्रलाइज है। नीतियां चाहे जो बना लें, ज्यादा से ज्यादा वो आपको शिक्षित वर्ग में एंट्री कर लेंगे रजिस्टर में कि आप शिक्षित हैं, चलिए। और शिक्षित का मतलब क्या होता है कि 25 साल तक पूरी शिक्षा होगी, किसकी भी मास्टर डिग्री तक जाने वाला, मास्टर डिग्री तक जाने में ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा तो 18-20 साल, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब 18 से 20 साल ही लगना है तो भी आप मास्टर डिग्री तक नहीं गए। अब 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन होता है मनुष्य का, मानव समाज में। विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल तक सबको पढ़ाओ। आज अभी आप गूगल करके देखें तो 1 से 1.5% आदमी मास्टर डिग्री तक जाता है। तो हमने क्या कहा कि 1 से 5% के बीच ही ये सब सेंट्रलाइज है। शिक्षा का पावर, रोजगार का पावर, और शिक्षा कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, चक्कर है इसका कुछ। शिक्षा और रोजगार ये दोनों कंबाइंड हैं एक्चुअली। जितनी शिक्षा उतने रोजगार रहेगा, तो जितने तक शिक्षा जाएगी उसी औसत में ही उतना ही लोगों के हाथ में रिसोर्स रहे। जो जो शिक्षित हो जाता है वो हो जाता है धूर्त, मानसिक विकास के कारण। तो शिक्षित वर्ग सारा ही धूर्त है, आप इसको देख लीजिए। और अशिक्षितों को वो अपने चक्रव्यूह में निरंतर फंसाता रहता है, और वो स्वयं मछुआरा बन जाता है, उनको सबको मछली बना लेता है। मछली कौन? जो भी शिक्षा में जो जितना कम है उतना वो मछली है। अब ये मत समझना कि बड़े बड़े कई अनपढ़ भी मुख्यमंत्री हो गए, ना ना ना, वो मछली को भी कोई मछुआरा जो है अपने साथ ले लेता है। ध्यान रखना, छोटी मछली को कटियां फंसा के डालता है, बड़ी मछली उससे पकड़ता है। और आप सोचते हैं कि ये तो मछली मछुआरे के साथ है। ना ना, मछुआरे के साथ नहीं, वो भी उसके शिकार ही है, उसको शिकार कराने में मदद करती रहती है और रहती शिकार ही। तो जो उनके साथ उनका कार्य करता है कोई,
आप सोचते हैं कि ये राजनीति में है तो ये भी मतलब शोषक वर्ग में ना वो शोषित वर्ग में रहता है। हर पार्टी के कार्यकर्ता वो शोषित वर्ग में है, उसको पता करो, वो भूखमरा है, वो बर्बाद है। वो सिर्फ जयकारा लगाता है, फलाजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, उचक्का जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। वो उचक्का चोर लुच्चा लफंगा लोग सब वो नेता बन जाते हैं और ये उनके कार्यकर्ता लोग जो हैं वो उनके शिकार हो जाते हैं। उनके साथ खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है शिकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही शिकार हैं जितने के अन्य लोग। तो इसे समझ लें ठीक से कि ये कहीं ना कहीं जितना शिक्षा का पैमाना उतना रोजगार का पैमाना है। जितनी मात्रा में शिक्षा उतनी मात्रा में रिसोर्स। तो जो जितना शिक्षित है उतना रिसोर्स बटोर रहा है। इसका मतलब जो जो शिक्षित होता जा रहा है वो सब धूर्त वर्ग में भर्ती हो रहा है और अशिक्षित आदमी मूर्ख कहलाता है। इसमें शंका किसी को नहीं, ये सारा जगत जानता है कि विद्या विहीना पशुवीर समाना। पशु माने मूर्ख, हर पशु बुद्धिहीन है माने मूर्ख है। अविद्या के बिना ये पशु तुल्य ही है, इसलिए ये भी मूर्ख ही है। अब मूर्ख है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गुलाम बने और सारी जिंदगी ये मजदूरी करते, गुलामी करते, नौकरी करते, इसकी खटते 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 सब इसके बाल पक जाएंगे, खाल पक जाएगा, दांत उड़ जाएंगे, सब बुरा हो जाएगा, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बनेगा। गारंटी लिखवा लो। अमीरी का संबंध आपकी धूर्तता से, कि आप कितने धूर्त हुए हैं समाज में। ये पैमाना दैत्य सभ्यता में, जंगल राज में द्वैत में बटा रहता है। जंगल राज उसमें एक शोषक एक शोषित दो ही वर्ग होता है, एक गुलाम एक मालिक, एक दास एक स्वामी, एक नौकर एक मालिक, एक गुलाम एक शाह। तो ये शाह, गुलाम, राजा, प्रजा, मालिक, नौकर, ये सब क्या है? ये बात साफ है। राजा प्रजा शब्द थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, सही इनका मंतव्य लिया गया होता। रक्षति इति राज्यम यदि होता तो राजा रक्षक कहलाता। अब रक्षक नहीं भक्षक है। तो अब राजा लोग अपना नाम में सिंह लगाते हैं और राज्यासन को सिंहासन भी बोलते हैं ताकि उस पर चढ़ो। तो सिंह प्रजा का रक्षक है या अपनी प्रजा का भक्षक है? जंगल की जितनी प्रजा है उसकी, सिंह उसके रक्षण कर रहा है, भक्षण कर रहा है? सोच के बताएं। भक्षण कर रहा है। तो फिर राजा के कैसे कहते हो उसको? अगर राजा का मतलब रक्षक है, रक्षति इति राज्यम। और ध्यान रखें ये राज्य सुराज्य होना चाहिए। ये कब होगा? न्याय मूलम सुराज्यम सा। यदि राज्य न्याय के मूल आधार पर खड़ा होगा तो सुराज्य हो जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये वैदिक शास्त्रों का प्रतिपादन है। न्याय मूलम सुराज्यम से आता। अब आप देखिए न्याय की जो मौलिकता है किसी भी राज्य की, वही उसके सुराज्य होने का प्रमाण है। ये सिद्ध हुआ। अन्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यदि आप वास्तव में सुधीर हैं, यदि आप वास्तव में सद्बुद्धि वाले हैं, बौद्धिक विकास आपका हुआ है शिक्षा उक्षा के द्वारा, तो आप न्याय के पथ से कभी अपना पैर नहीं हटा पाते। यदि एक को शिक्षा देंगे तो दूसरे को भी देंगे, एक को रोजगार देंगे तो दूसरे को भी देंगे। यदि किसी भी देश में एक भी नागरिक को शिक्षा मिली है और दूसरों को नहीं मिली है तो ये क्लियर कट अन्याय का प्रतीक है। यदि एक नागरिक को रोजगार मिला है और दूसरे नागरिक को नहीं मिला हुआ है तो ये सब के सब उस धूर्तता में भागीदार लोग हैं। जितने भी रोजगार में ये सब उस लूट के हिस्सेदार हैं, चाहे वो आरक्षण से लूट रहे हो चाहे वो संरक्षण से लूट रहे हो। लेकिन ये सब लुटेरे हैं। इनको लुटेरा कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, और उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
चोरकटाई तो कर ही रहे हैं, तो आपत्ति कैसा? अन्याय अपराध है। अगर कभी कोई सच्चा न्यायालय और न्यायाधीश बैठा सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होने वाला है सोच लो। इनको सबको नोटिस आएगा, जितने अब तक शिक्षा प्राप्त किए हैं, जितने अब तक रोजगार प्राप्त किए हैं, दूसरे नागरिकों को नहीं दिया गया। सारे विद्यालय में किसी आधार पे आप किसी को बाहर नहीं, 25 साल पूरा पढ़ाना चाहिए। आप किसी को 33% से बाहर कर दिए, किसी को फीस की कमी से बाहर कर दिए, किसी को जात के कारण बाहर कर दिए, किसी को लिंग के कारण बाहर कर दिए कि स्त्रीलिंग है इसलिए शिक्षा नहीं है, फला लिंग है इसलिए शिक्षा। आप किसी भी आधार पर, रंग के आधार पर आपने बाहर कर दिया कि ये गोरा रंग ही शिक्षा प्राप्त करेगा, सांवला या काला नहीं शिक्षा प्राप्त करेगा। दिस इज नॉट ह्यूमन पर्सनालिटी रिक्वायर्स द परफेक्ट, द कंप्लीट एजुकेशन टू लिव देयर human life. To develop their personality, the education is basic thing. शिक्षा मौलिक तत्व है आपकी पर्सनालिटी के लिए। मानवीय व्यक्तित्व, द ह्यूमन पर्सनालिटी, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है एजुकेशन पर। टू अचीव इट्स ह्यूमैनिटी, अन्य कोई उपाय नहीं। जितनी शिक्षा उतना रोजगार है। शिक्षा ले लेके वो चालाक हो जाते हैं, शिक्षित हो, मानसिक विकास हो गया, अब धूर्तता करना सीख गए। छल कपट दांव पेच कूटनीति हेरा फेरी, राजनीति के नाम पर वो कूटनीति करते रहते हैं, राजनीति शब्द बोलते हैं। जैसे इनकी बदमाशी देखें, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्लास बोलते हैं। इसमें ग्लास का कोई लक्षण है? ये स्टील का है। इसमें ग्लास कहीं नहीं है, स्टील ही स्टील भरा पड़ा है इसमें। हाँ? अब जब स्टील ही है ये, तो इसको ग्लास क्यों बोलते हो? ग्लास माने तो कांच होता है। आपके साथ इसी तरह का नाटक खेला जाता है, इसी को कूटनीति कहते हैं। किसी के अंग खराब हो गए तो उसको बोले तुम दिव्यांग। वो अंग जो है उसका खराब हो गया है, तो खराब होना दिव्यता का प्रतीक है क्या? ये किसी का मजाक उड़ा रहे हो? जैसे किसी को डांटना होता है तो लोग कहते हैं और महाशय कहां गए थे? तो महाशय तो बड़ा आदरणीय शब्द है। हाँ? आइए इनकी मेहमान नवाजी करो भाई। मेहमान नवाजी मतलब देख, ये मेहमान नवाजी है। अतिथि तो देवो भव, ये देवत्व का चल रहा है, स्वागत सत्कार। लेकिन नहीं, तो मजाक उड़ाने के लिए आप जैसे किसी को बड़े बड़े झूठी उपाधियां देते हैं, उसी तरह से आप लगातार आप देखें, राजनीति वास्तव में रक्षा नीति नहीं रह गई, राजनीति अब कूटनीति हो गई। दे डोंट सेव यू, दे डोंट सर्व यू, दे जस्ट चीट यू। एजुकेशन देंगे नहीं, आपको शिक्षित घोषित कर देंगे। रोजगार देंगे नहीं, आपको रोजगार में घोषित कर देंगे। आपको नौकरी देंगे और कहेंगे रोजगार ले लो। ये रोजगार है। जैसे कि ये क्या है? ग्लास है ना? लेकिन ये ग्लास है नहीं, ये कांच का इसमें कोई लक्षण नहीं है। ये स्टील का बना हुआ है, लेकिन इसको ग्लास का प्रचार कर देते हैं और आप माने बैठे रहते हैं। उसी तरह से नौकरी रोजगार नहीं है। नौकरी रोजगार नहीं है। ये बड़े बड़े अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तमाम दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, जितने भी ऐसे अखबार आते हैं, इनमें हेडिंग कायदे से छपनी चाहिए कि नौकरी रोजगार नहीं है। मुख्य पेज पे पूरे बड़े बड़े अक्षरों में इसको छापना चाहिए, सावधान, नौकरी रोजगार नहीं है। रोजगार माने संसाधन होता है, नौकरी माने गुलामी होता है, स्लेवरी। नौकर माने स्लेव। तो कोई भी जो आप नौकरी इस तरह से कर रहे हैं, सरकारें कहती हैं 10 लाख नौकरी देंगे,
केंद्र सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरी देगी, वो लोग ये नहीं कहते हैं कि रिसोर्स देंगे, आपको नौकर बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे, दास बनाएंगे। एक जगह मजदूर यूनियन नारा लगा रही थी, मजदूर मजदूर भाई भाई। हमने कहा हट, क्या बोलते रहते हो, काहे के मजदूर, किसके मजदूर, क्यों मजदूर, मालिक मालिक भाई भाई बोलो। गुलामों का कोई भाईचारा होता है कहीं? तुम गुलाम वो गुलाम, इसमें भाई कौन बचा? हाँ, गुलाम गुलाम भाई भाई। नहीं नहीं, अब ये गुलामी का नाटक छोड़ो, मालिक बनने के। हर फैक्ट्री में जहां कहीं भी आप मजदूर हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, दास हैं, वहां पर फैक्ट्री में अपनी मिल्कियत के लिए आवेदन करो और कहो कि हमको मालिक बनाया जाए, और नहीं तो अपना रिसोर्स की मांग करो सरकार से, सभी लोग, कि रिसोर्स दिया जाए। हम किसी टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी की गुलामी क्यों करें? गुलामी समाप्त करने का एक ही तरीका है कि उनके सबके फैक्ट्रियों में श्रमिकों को तीसरा मालिक घोषित कर दिया जाए कि श्रम भी तीसरा पार्ट है उत्पादन का, इसलिए ये तीसरा मालिक होगा, 1/3 का मालिक होगा। तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा 10-20 हजार करोड़ रुपए का, वो श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों के हितों में 1/3, उसके अगर 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 2,000 करोड़ श्रमिकों के खातों में जमा होना चाहिए प्रति श्रमिक की दर से। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हाँ कोई हानि हुई है तो वो भी श्रमिकों की तनख्वाह से काट ली जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। केवल श्रमिकों की तनख्वाह से नहीं, बाकी 2 हैं उनकी भी। 3 रुपए कटे तो 1 रुपए श्रमिक का भी कटे, 2 रुपए उनके भी कटे, वो भी मालिक है। तो सभी फैक्ट्री में जहां कहीं आप, वहां पे अपने को नौकर और गुलाम और मजदूर और इस तरह से कहलवाना बंद करें और अपनी अपनी मिल्कियत की मांग करें, मिल्कियत की बात करें। हर फैक्ट्री के कर्मचारी को मिल्कियत प्राप्त हो जाएगी, और वो हर फैक्ट्री में, चाहे बाबा रामदेव की पतंजल फैक्ट्री हो और चाहे वो किसी की रिलायंस फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, फर्म हो, दुकान हो, उसमें आपको अगर कोई नौकर रखता है तो ये संविधान इसका न्याय धर्म सभा बना के देगी कि जहां कहीं भी कोई काम कर रहा है वो उसका 1/3 का मालिक होगा। पूंजी भी 1/3 की ही मालिक होगी, 100% की नहीं। अभी पूंजी जो लगाता है 100% मालिक समझता अपने आप को, जबकि श्रम का इनकैशमेंट ही धन है, धन का संकलित रूप ही पूंजी है। तो फिर ये तो श्रम ही हुआ। तो तुम काहे इसका, यही इनका हिस्सा मार के बटोर रख लिए हो और उसको पूंजी बताते रहते हो। मालिक का मालिक तुम। तो ये नौटंकी समाप्त हो गई तब जबकि हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में, हर फर्म में, हर उद्यम में तीनों की समान भागीदारी मानी जाएगी और तीनों की लागतों का भुगतान करने के पश्चात जो बचता है उसको लाभ अथवा हानि माना जाएगा और इस लाभ हानि का 3 समान भागों में वितरण होगा। दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था, ट्रायंगुलर इकोनॉमी। तो ट्रायंगुलर इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड to establish the justice in any country, in any society, human country. I am not talking about any wild country, any wild society. I am just talking about human society, human nation. जहां भी ह्यूमन नेशन है, ह्यूमन कोई सोसाइटी है, वहां पर ये त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था लागू होगी। अरे न्याय समाज का हमें गठन कर रहे हैं, सभी लोग न्याय समाज की सदस्यता ग्रहण करें। न्याय समाज .org के नाम से क्लिक करें, ऑनलाइन वेबसाइट उपलब्ध है और दूर दूर तक आप अपनी मिल्कियत को हासिल करें। आपको पिछड़ा दिया जाता है, 1 से 1.5% आदमी आज केवल शिक्षित अभी भी है, उसमें 50% आदमी फर्जी है। 1 से 1.5% आदमी जो शिक्षित है, मास्टर डिग्री तक पहुंचा है, वही शिक्षित हो। मास्टर पूरी क्लासेस पढ़ा नहीं तो काहे का शिक्षित? उसकी संख्या 1 से 1.5% है और उसमें भी 50% फर्जी हैं। तो जो 50% फर्जी हैं उनकी फिर संख्या खत्म, क्योंकि वो अनपढ़ ही हैं और झूठे बने घूम रहे हैं।
नेम प्लेट लगा के, गधे के माथे पर घोड़ा लिख देने से घोड़ा हो जाएगा? नेम प्लेट लगाने से अगर कोई परिवर्तन होता तो अब तक सब हो जाता। 50% मतलब 1% से कम ही आदमी शिक्षित होगा अगर देखा जाए तो। और इसीलिए उतने के पास ही सारे रिसोर्स हैं। जो भी चालाक वर्ग है उतने ही परसेंट में, तो जितने फर्जी हैं तो उतने दूसरे और घुसे होंगे और उतने चगड़ हो गए होंगे। कम भी पढ़े हैं तब भी चगड़ हो गए होंगे उतने चालाक, तो वो उतने उधर ग्रुप बना लेते हैं, उस गैंग में भर्ती हो जाते हैं। अब आप लोगों को चेतने की जरूरत है, अपनी ह्यूमैनिटी को पहचानो और कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी भेड़ का जीवन जीना छोड़ो। मनुष्य होने के बाद आपकी ये दुर्दशा देखने योग्य है। आप एक एक पैसे के लिए तबाह हैं। 90% आदमी भूखों मर रहा है, बर्बाद है देश के अंदर। इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी, इतनी तबाही, इतना। अब आप सोचते हैं रिसोर्स कम है। नो, रिसोर्स इज ऑलवेज एक्सेस। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स, एनी काइंड ऑफ रिसोर्स। कोई भी कैसा भी रिसोर्स हो उसका कोई शॉर्टेज नहीं। देयर इज नो शॉर्टेज एट ऑल। सब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सुलभ है। हर चीज की पर्याप्तता है, सफिशिएंट है हर चीज। जितने आप में उससे ज्यादा कहीं रिसोर्स रहते ही। रिसोर्स कभी कम नहीं होते, रिसोर्स सदैव हैं, एक्सेस रहेंगे। और अगर आप ज्यादा बढ़ेंगे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो टेंशन मत लें, ऐसी हजारों और करोड़ों पृथ्वियां मौजूद हैं। वहां तक जाने का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको दूसरी पृथ्वी की आवश्यकता होगी, आप आश्चर्य करेंगे कि दूसरी पृथ्वी का द्वार खुल जाएगा और सरलता से आप आने जाने लगेंगे। The God is great. He will give you the way to go there easily. आपके विज्ञान को इतना विकसित कर देगा कि आप झट से यहां बैठेंगे और विद इन नो टाइम आप दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। और ये अभी टेक्नोलॉजियां ये सब खुद जाएंगे, आप चिंता ना करें। अभी आपको जरूरत नहीं, इसलिए इसका आविष्कार नहीं हुआ। When you feel its need, then it must be invented itself, by itself। ये आपके भीतर किसी न किसी जेम्स वाट के भीतर, चाय सब लोगों ने बनाई, लेकिन चाय जब जेम्स वाट बनाने जाता है तो उसको वाष्प का इंजन आविष्कृत हो जाता है उसके दिमाग में। सेब सबके सिर पे गिरा होगा, जाने कितनों के सिर सेब क्या पत्थर गिरे होंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से खुल जाता है। क्यों? अब दुनिया में नीड पैदा हो गई होगी, और जो उस समय संग्राहक है ईश्वर के प्रति, उसके मस्तिष्क में उससे संबंधित बात क्रिएट हो जाती है। जो खुला हुआ है ईश्वर के प्रति, उसके अंदर वो बात क्रिएट हो जाती है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द गॉड, ही विल रिसीव एवरीथिंग। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट, गॉड इज यूनिवर्सल, ऑलमाइटी। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। तो तुम उसको झूठे, सत्य उसी के ज्ञान का सिद्धांत है। इसीलिए सत्य की उपासना ही गॉड की उपासना है, ईश्वर की उपासना है, परमात्मा की उपासना है, परम ब्रह्म की उपासना है। द ईश्वर, द परमात्मा, द गॉड इज ऑलवेज ट्रूथ। और जो ट्रूथ है वो सर्वसम। आप जितने सत्य हो जाते हैं, आप सत्य की उपासना शुरू करिए, जैसे जैसे सत्य होते जाएंगे आप गॉडियस हो जाएंगे, ईश्वरी हो जाएंगे, गुडनेस बढ़ जाएगी आपके अंदर, आप मस्त हो जाएंगे। हर चीज का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। सभी मित्रों को चाहिए कि वो पूरी मस्ती से ईश्वरीय जीवन जिए, अपने भीतर ईश्वरत्व का विकास करें। और ईश्वरत्व का विकास के लिए सबसे पहले आपको अपना पीक्यू ठीक करना पड़ेगा, फिर आईक्यू ठीक करना पड़ेगा, फिर ईक्यू ठीक करना पड़ेगा, फिर एसक्यू ठीक करना, माने फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। These 4 dimensions are required to be developed for human being. The human personality needs these 4 dimensions to be developed. इनको डेवलप करना होगा, PQ, IQ, EQ, SQ। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक 4 प्रकार की सामर्थ्य आपके भीतर की उसके नाम से जानी जाती है। क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, वृद्ध शक्ति, विवेक शक्ति। ये 4 सामर्थ्य, 4 क्षमताएं, 4 आपकी शक्तियां विकसित हो जाती हैं। और इनका विकास करके अगर आप सत्य के
अनुकूल जीवन जिएंगे तो ये सारी शक्तियां आपके जीवन में खिलने लगेंगी, खुलने लगेंगी, विकसित होने लगेंगी और आपका जीवन धन्य बनने लगेगा। गुलामी से छुटकारा इस विकास यात्रा के द्वारा ही होगा। बंधनों से छुटकारा आपके विकास यात्रा के द्वारा ही होगा। चारों डायमेंशन आप विकसित करिए, जीवन सभी का अच्छा बनेगा। लगातार आप सभी प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। सभी लोग अपने मित्रगणों, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों सबको सत्य की ओर धीरे धीरे मोड़े, न्यायशील सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर उनको ले चलें। न्याय धर्म सभा इसको प्रतिष्ठित कर रही है, सामाजिक रूप से भी और राजनैतिक रूप से भी, दोनों तरह से हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है। धर्म संस्थापक संघ इज वर्किंग टू एस्टेब्लिश द जस्टिस इन द यूनिवर्सल एक नेशन ही एक्चुअली यूनिवर्सल होना चाहिए, इन द यूनिवर्सल नेशन, पूरा नेशन ही यूनिवर्सल होना चाहिए और बाकी तमाम नेशन की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग नेशन है, सबको वही चीज की जरूरत है, शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण। तो तमाम नेशन का क्या करना है, एक नेशन बहुत है सबका। आप सभी प्रयास करें कि इस प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाएं, न्याय को गली गली तक ले जाएं, घर घर तक पहुंचाएं और लगातार इसे शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। अपनी बातें कोई पूछना चाहते हैं तो रख सकते हैं और 1 से 5% की गुलामी से आप मुक्त हो जाएं और फिर उनको भी इस पाप से निजात दिलाएं कि वो दूसरों के साथ अन्याय करने का ये दुर्गम कृत्य ना करें, क्योंकि उनके जीवन में भी ये सब दुख भोगने पड़ेंगे उनको कभी ना कभी। जो दूसरों को सताता है वह स्वयं सताया जाता है। तो इस सताने और सतने की क्रिया को यही विराम देने की आवश्यकता है। अब इस सदी के आगे इसको न ले जाओ और 2025 तक भारत में कोशिश करो कि सब जगह न्याय पहुंच जाए और जन जन तक न्याय की जानकारी पहुंच जाए। बस इतनी ही क्रांति है और किसी को मारने पीटने की जरूरत नहीं। अन्याय से लड़ा नहीं जाता, न्याय को लाया जाता है। अंधकार से लड़ा नहीं जाता, प्रकाश जलाया जाता है। न्यायशील व्यवस्था को अपनाओ, जानो मानो और जियो, जीवन सबका धन्य हो जाएगा। आज की सभा का समय चूंकि अधिक हो चुका है इसलिए विराम दिया जाता है। अगले रविवार को पुनः हम सब ऑनलाइन इस सभा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए